Very good afternoon to everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with the Hindu analysis for 12th of Feb 2022. So our prelims question of the day is, which among the following step is the most likely to be taken by the RBI during deflation? डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या इनमें से सबसे ज्यादा लाइकली स्टेप है जो लेगा अपने डिसीजन में? चार ऑप्शन आपके पास हैं, ये आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है जरूर से। आज हमारी जो पहली न्यूज है, it is fourth quad ministerial meeting. As we have already discussed a number of times कि quad क्या है? Quad is basically a security dialogue, a grouping which facilitates security dialogue between India, Japan, Australia and US. ठीक है, तो इन चार, quad मतलब चार, तो quadrilateral security dialogue इसकी full form है, quadrilateral security dialogue। तो quad group क्या है? खासकर अभी जो मीटिंग चल रही है, फोर्थ मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है, उसमें इन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पैसिफिक रीजन में चाइना का थ्रेट, इन सब पे डिस्कशन किए हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग कहाँ हुई है, मेलबर्न में हुई है। एंड डिस्कशंस वर ऑन विच टॉपिक्स? डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स की डिलीवरी पे, क्लाइमेट चेंज को भी डिस्कस किया गया है। क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी बर्निंग इशू, तो डिस्कस होना ही है हर मीटिंग में। देन मैरीटाइम सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली इन इंडो पैसिफिक रीजन, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। सो ये क्वाड की मीटिंग में डिसाइड हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ जैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो क्वाड जो ग्रुपिंग है, Quad is not a economic, geopolitical or social organization or political organization. Quad is basically a security dialogue, है ना? Its main aim is security dialogue. Then they also discussed to counter China's coercion. As you know, international relations में भी आपने पढ़ा होगा कि चाइना का जो ग्रोइंग थ्रेट है, चाइना की जो असर्टिव कोअर्सिव जियोपॉलिटिक्स है कि वो हर रीजन को अपना करना चाहते हैं, जहां भी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहां पर कोअर्शन यूज करते हैं। तो चाइना के एग्रेशन को, खासकर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, चाइना के एग्रेशन को कैसे अवर्ट किया जाए, इस बात पे कॉन्टिन्यूस डिस्कशंस चल रहे हैं, यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। दे ऑल्सो कंडेम्ड नॉर्थ कोरियाज मिसाइल टेस्ट। वन मोर थिंग, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्ट को भी हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है। न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल टेस्ट जो होते हैं, ये भी एक लिमिट में होने चाहिए, ठीक है। और इनके प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करने के लिए भी एक ट्रीटी है, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रिजीम। इंडिया उसका 2016 में मेंबर बना था। हमने MTCR को भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। MTCR के मेंबर बनने के बाद आप अपनी मिसाइल्स की रेंज को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ जाते हो, तो यू आर अंडर सुपरविजन, तो आप कर सकते हो, परमिशन होती है। ऐसे ही इसीलिए खासकर अभी जो ब्रह्मोस के नए नए ट्रायल्स हो रहे हैं ना, तो ब्रह्मोस की जो इंडिया के ट्रायल्स, इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, उसके ट्रायल्स भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जब से इंडिया MTCR का मेंबर बना है तब से उसकी रेंज इंक्रीज करने की परमिशन मिल गई है। सो ब्रह्मोस की रेंज इंक्रीज करने के लिए उसके नए नए वेरिएंट टेस्ट फायर किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने भी अभी रिसेंट मिसाइल टेस्ट किए थे, तो इस मीटिंग में उसको कंडेम किया गया है क्योंकि इट वाज नॉट अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर एक डिबेट जो निकल के आती है कि जिन वेपन्स को हम अपनी सिक्योरिटी के लिए डेवलप कर रहे हैं, क्या उनसे हम सिक्योरिटी रिड्यूस कर रहे हैं? यस, टेक्नोलॉजी एक लिमिट में ही डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का अच्छा लगता है, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप आप पूरी करो लेकिन यूज उसका रेलेवेंट होना चाहिए। अगर हम न्यूक्लियर और मिसाइल वेपन के प्रोलिफरेशन को, स्प्रेड को नहीं रोकेंगे, सो वन डे इट वुड नॉट बी लॉन्ग टू द डे टू कम कि एक दिन ऐसा होगा, कोई भी एक कंट्री के पास इतने वेपन्स होंगे कि अगर वो एक दिन सारे वेपन्स अपने यूज कर ले तो इट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर ह्यूमैनिटी।
तो हमको ह्यूमैनिटी को थ्रेट नहीं पहुंचाना है, टेक्नोलॉजी ह्यूमन के असिस्टेंस के लिए यूज होनी चाहिए, ह्यूमन के इंटेलेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, ना कि इंटेलेक्ट को ओवर पावर करने के लिए, राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी. So technology should not overpower human but assist the human, assist the mankind to develop himself or herself, है ना, assist the humanity to develop itself, to evolve itself, but not to destroy. So हमको ये कर्व्स लगाने भी जरूरी है. देन जो न्यूज थी वो थी यूएस की पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेके. यूएस की पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे एक नया स्टेटमेंट आया है. यूएस ने पर्टिकुलरली अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस में उसकी पैसिफिक रीजन की क्या स्ट्रेटेजी, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किए हैं. फर्स्ट इज कंटिन्यूअस सपोर्ट ऑफ इंडिया टू डील विद चाइनाज असर्टिवनेस इन इंडो पैसिफिक रीजन. यूएस ने हमेशा लगातार इस बात को एम्फेसाइज किया है और अभी रिसेंटली भी यूएस ने एम्फेसाइज किया है कि इट इज कॉन्टिन्यूसली इन सपोर्ट विद इंडिया टू फाइट चाइनास एग्रेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो एग्रेशन है उसके अगेंस्ट में इंडिया के साथ यूएस खड़ा हुआ है, right? So the pandemic and climate change among others. First support is to counter China's aggression. Second support is for pandemic. Pandemic से related अगर कोई भी shocks होते हैं, कोई requirements होती हैं, so उसमें भी US will assist India. And then climate change. Climate change is a very burning issue. This is very important from your environment syllabus as well. Environment point of view. क्लाइमेट चेंज से अभी रिसेंटली हमने काफी न्यूज भी देखी थी, जैसे जनरली हम पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, राइजिंग सी लेवल, उसकी वजह से जो आइलैंड कंट्रीज है उनको थ्रेट है. इसका हमने लाइव अभी एग्जांपल देखा था, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज की ड्यू टू राइजिंग सी लेवल, है ना, जकार्ता से नुसंतारा. सो वो भी आपको पता होना चाहिए, हमने अपनी क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, डिटेल में पूरा एनालाइज किया था. सो क्लाइमेट चेंज इज सच अ ग्रोइंग थ्रेट. आप सोच सकते हो, कल भी हमने एक रिपोर्ट देखी कि इंडिया का कोस्टल एरिया कितना थ्रेट में है ड्यू टू राइजिंग सी लेवल. सो अगर हम क्लाइमेट चेंज को अभी भी नहीं रोकेंगे तो ये जितना भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इट वुड रिवर्ट बैक एंड दिस डेवलपमेंट वुड टर्न इनटू डिजास्टर. तो हमको डेवलपमेंट नहीं करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. डेवलपमेंट नेसेसरी है बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड एंड द सॉल्यूशन. इट इज द नीड ऑफ द फ्यूचर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? You are developing yourself, you are utilizing your resources without compromising with the needs of the future generation. So US ने बोला है कि उसमें भी हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे. अब इसमें एक और चीज देखने को मिलती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जनरली डेवलपिंग कंट्रीज को जो रिन्यूएबल एनर्जी एस्टैब्लिश करने के प्लांट्स की कॉस्ट होती है, मशीनरी होती है, नई टेक्नोलॉजीज होती है, उनमें कई बार असिस्टेंस देती है. सो दैट कुड ऑल्सो बी वन काइंड ऑफ हेल्प. And US has also emphasized that it would continue to support India's rise. यानी इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल पावर है, इंडिया का जो राइज है, इंडिया अपने आप को पूरे वर्ल्ड में जो स्टैब्लिश कर रहा है उसमें यूएस हमारे साथ है. Then it will continue to work for clean energy. Clean energy जिससे पोल्यूशन नहीं होता, जैसे सोलर एनर्जी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. सो इन सब, ये सब हमारे क्या है, फ्यूल बेस्ड एनर्जी के या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अल्टरनेटिव्स हैं. सो द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड यूएस इज देयर फॉर इंडिया टू सपोर्ट एंड डेवलप क्लीन एनर्जी एंड अदर सप्लाई चेन्स. एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है इंडिया को, या एनवायरमेंट से रिलेटेड किसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने में, या सपोज सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल करने में, अब तो इंडिया काफी डेवलप हो चुका है इस मामले में, तो उसमें भी यूएस हेल्प करेगा. ये न्यूज थी. एंड देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी. Cyber security is a continuously growing threat, as we all know, as we have faced also. आपने देखा होगा अपने किसी दोस्त के साथ कुछ साइबर बुलिंग होते हुए. साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इज अ कॉन्टिन्यूस थ्रेट. तो आज इस पे भी एक आर्टिकल आया है, कुछ इसमें बताया गया है क्या क्या कुछ टेक्निकल टर्म्स दी गई हैं. तो आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि ये टेक्निकल टर्म्स आर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. रीसेंट थ्रेट्स. अच्छा, अभी जो एडिटोरियल में ऑथर ने आइडेंटिफाई किया है कि रिसेंटली किन किन एरियाज में थ्रेट्स डेवलप हो सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट के जो एरियाज होते हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल एरियाज होते हैं, वो भी वही होते हैं जो डेवलपिंग होते हैं, ठीक है, जिनमें ज्यादा अभी एक्टिविटी हो रही होती है, वो साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ज्यादा होते हैं, मतलब वल्नरेबल होते हैं कि वहां पर साइबर अटैक हो सकते हैं. जैसे हेल्थ केयर अभी काफी न्यूज में है.
हेल्थ केयर काफी एक्टिव है, सो हेल्थ केयर, देन एडुकेशन, देन रिसर्च, हेल्थ केयर, एडुकेशन, रिसर्च, इन सब पे काफी काम चल रहा है। कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस, कम्युनिकेशन भी काफी एक्टिव है। फाइनेंस, आप देख रहे हो आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है ना, तो डिजिटल होने से हमको फायदा तो है ही है, बट वी आर ऑल्सो अंडर द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक और साइबर इनसिक्योरिटी, तो हमको साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करनी जरूरी है। दिस पॉइंट इज हाईलाइटेड। देन ऑल्सो इन टूडेज इंफॉर्मेशन एज डेटा इज गोल्ड। यहाँ पर ये बोला गया है कि आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है ना, इंफॉर्मेशन की एज में डेटा जो होता है इट इज गोल्ड। सब डेटा के पीछे भाग रहे हैं, हमने काफी बार डिस्कस किया डेटा लोकलाइजेशन, जियो स्पेशल डेटा, ये सब। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, आप कुकीज भी हमने डिस्कस किए कि कुकीज आपके कैसे डेटा लेती हैं, दूसरा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपकी, ये सब आजकल हर कंपनी के पास अवेलेबल है। आप नेट चलाते हो, आप सर्फिंग करते हो, तो आपकी सर्फिंग की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो अपने एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, कंज्यूमर सेंट्रिक एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, तो उसी से पूरा मार्केट है, तो इट इज गोल्ड फॉर देम, दे आर अर्निंग फ्रॉम योर डेटा। तो आपकी यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी वाली भी डिबेट आ जाती है और साइबर सिक्योरिटी वाली भी डिबेट आ जाती है। राइट टू प्राइवेसी भी हमने काफी बार डिस्कस की है, आर्टिकल 21 में जिसको इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। राइट टू प्राइवेसी भी ये कहती है कि डेटा आप तब तक यूज कर सकते हो जब तक इट इज बेनिफिटिंग, बट यू कैन नॉट एनक्रोच अपॉन द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। सो उसी स्टेप में हम डेटा लोकलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने भी किया, इंडिया ने भी किया, कि अपनी टेरिटरी में डेटा को हमको स्टोर करना है, और हम अपनी टेरिटरी में स्टोर करेंगे तो विल बी एबल टू एनकैश दैट गोल्ड। हमारे लिए भी तो वो गोल्ड है, तो हम जब हमारा डेटा है तो प्राइवेसी भी इंश्योर होगी अगर हम उसको लोकलाइज करेंगे, और उस गोल्ड को हम भी एनकैश कर सकते हैं और हमारे पीपल की अर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं। सो डेटा इज गोल्ड, दिस फ्रेज यू कैन यूज इन योर मेंस एग्जामिनेशन, डेटा इज गोल्ड इन दिस टुडेज एज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट डेटा। गोल्ड को आप बचा के रखते हो ना, गोल्ड को तिजोरी में छुपा के रखते हो, तो डेटा भी गोल्ड है, डेटा को भी बचा के रखना है। कंपनीज फ्रीली उसको यूज कर सकती हैं, आपको क्या करना है, डेटा को अगर आपको देना है तो उससे आप अर्न करो ना। फिर जब कंपनीज को रिक्वायरमेंट है डेटा की, तो आप डेटा बेचो, आप डेटा दो, तो उससे आपकी अर्निंग होगी, इट वुड बी गोल्ड फॉर यू एज वेल। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर अ ह्यूज मार्केट, है ना, कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट्स हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे यहाँ के बिहेवियर को समझ रही हैं। तो हमारे यहाँ पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हमको फंड भी चाहिए होते हैं स्कीम्स के लिए, तो हम इन डेटा के थ्रू भी फंड रेज कर सकते हैं। हम फ्रीली अगर दे देंगे तो उसमें हमारा क्या फायदा है, राइट। सो डेटा इज गोल्ड फॉर अस एज वेल। देन सम रीसेंट मेथड्स डेवलप्ड टू अवॉइड सच थ्रेट। अब यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये नाम क्या है, कुछ रीसेंट मेथड्स हैं जिनको डेवलप किया गया साइबर सिक्योरिटी को रिड्यूस, मतलब साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एंड सिक्योरिटी थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए। ये कुछ नाम है, आपको सिर्फ नाम ध्यान होने चाहिए, बहुत टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। लाइक सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, सिक्योर वेब गेटवे, सिक्योर वेब गेटवे, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर एंड जीरो ट्रस्ट मॉडल, जीरो ट्रस्ट मॉडल। तो ये कुछ इंटरवेंशंस हैं जिनको डेवलप किया गया है टू एंश्योर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक अनदर काइंड ऑफ टेररिज्म डेवलप हो रहा है, आप इसको साइबर टेरर भी कह सकते हो। टेररिज्म सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो ही टेररिज्म है, टेररिज्म साइकोलॉजिकल भी होता है, टेररिज्म ऑनलाइन भी होता है, टेररिज्म फाइनेंशियल भी होता है। सो टेररिज्म ऑल्सो हैज लॉट मेनी ऑफ एस्पेक्ट्स, तो साइबर इनसिक्योरिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ टेररिज्म। Then we have मिलान 2022, हमने काफी बार नेवल एक्सरसाइजेस वगैरह डिस्कस किए हैं, सो ये भी एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सब क्या होती हैं जिसमें अलग अलग कंट्रीज की आर्मी, नेवी, जो भी रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज होती है उसके हिसाब से पार्टिसिपेट करती हैं, नई टेक्नोलॉजीज को शेयर करती हैं और प्रैक्टिस करती हैं। तो मिलान एक्सरसाइज जो है 2022 की, ये नेवल एक्सरसाइज है, तो आपको ध्यान रखना है दिस इज नॉट मिलिट्री एक्सरसाइज, दिस इज नेवल, यानी इसमें नेवीज पार्टिसिपेट करेंगी। इसके मेंबर्स अभी कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, वो कौन है, अभी क्वाड कंट्रीज हैं, इसका मतलब यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, देन रशिया है और कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं। इन ऑल 46 कंट्रीज को इसमें इनवाइट किया गया है। दे विल शोकेस देयर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। यहाँ पर क्या शोकेस किया जाएगा, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। इनका जो डीप सबमर्जेंस यानी समुद्र के अंदर नेवी का जो सबमर्जेंस वेसल है, जो रेस्क्यू वेसल है, उसको कितना डीप में, मतलब डीप सबमर्जेंस है ना, डीप सबमर्जेंस, सबमर्ज होना क्या होता है, डूबना,
ठीक है। तो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, वहां से रेस्क्यू करने के लिए जो इन्होंने वेसल डेवलप किया है उसको ये लोग शोकास करेंगे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मिलान एक्सरसाइज है। सबमरीन्स हो गए, रेस्क्यू वेसल्स हो गए, इन सबको नेवी में, नेवी के एक्सरसाइज में इंक्लूड किया जाता है। शिप्स हो गए, है ना। सो अभी इलेक्शन चल रहे हैं एज यू ऑल नो, तो पॉलिटिकल न्यूज काफी आ रही है जो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो यही सब है, और एक वो हिजाब की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें नए नए ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं। जो मेन ओपिनियन निकल के आता है वो ये है कि व्हेन वी आर अलाउइंग सिक्स टू वेयर their turbans in the educational institutions as well, so why not hijabs, है ना। तो article 25 says that you are free to propagate and your religion, practice your religion. so उस पर भी देखते हैं क्या डिसीजन फाइनल निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी ये बात बोली है कि आपको इसको बड़ा इशू बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वुड इंटरवीन, ओके। आज का हमारा प्रीलिम्स क्वेश्चन था कि डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई इनमें से क्या स्टेप लेगा। डिफ्लेशन इज व्हेन जब मनी सप्लाई कम है मार्केट में, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ठीक है। इकोनॉमिक स्लो डाउन नेसेसरी नहीं है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्लेशन, बिकॉज डिफ्लेशन होगा तो प्राइसेस नीचे जाएंगी, प्रोड्यूसर्स को अपने प्राइसेस, अपना कॉस्ट नहीं मिलेगा जो उन्होंने लगाया, प्रोडक्शन कट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन कट होगा तो फिर जीडीपी कट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी। सो एक लंबी चेन है। सो डिफ्लेशन के टाइम पे कट दी सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट, यहाँ तक तो ठीक है। अगर सीआरआर और एसएलआर को कम कर देंगे तो बैंक के पास, डिफ्लेशन में एम क्या है आरबीआई का, मनी सप्लाई बढ़ाना है, कम नहीं करना, बढ़ाना है ना। तो अगर सीआरआर और एसएलआर को कट कर देंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा मार्जिन बचेगा लोन देने के लिए। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है इंक्रीज द बैंक रेट, ये गलत है। बैंक रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो ए वुड बी रॉन्ग। बी, इंक्रीज दी रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट को इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज किया जाता है। अगर अभी इंक्रीज कर देंगे तो मनी सप्लाई और कम हो जाएगी, हमको अभी बढ़ानी है ना। सो ये भी गलत है, बी इज रॉन्ग। डिक्रीज द की पॉलिसी रेट, यस। की पॉलिसी रेट क्या होती है, रेपो रेट, उसको कम करेंगे तो क्या होगा। रेपो रेट क्या होती है, जिस रेट पे आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो अगर उसको कम कर देंगे तो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है बैंक्स को, बैंक लोन ज्यादा लेंगे, आगे लोन ज्यादा देंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सो सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। डी इज सेल ऑफ जीसेट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी गलत है, क्योंकि सेल करता है तो मनी सोक करता है आरबीआई, परचेज करेगा तो मनी पंप इन करेगा, है ना। तो परचेज होता तो ये ठीक होता, लेकिन आंसर वुड बी सी, डिक्रीज इन की पॉलिसी रेट। की पॉलिसी रेट किसको बोलते हैं, रेपो रेट को बोलते हैं, ओके। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा कंटेंट। इफ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज लाइक अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू।